आज हम देखेंगे कि सरकारी कमीशन ने यानी भविष्य में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या आप भारतीय संघ में कोई बदलाव करना चाहेंगे या केंद्र राज्य संबंधों में क्या बदलाव की सिफारिश करेंगे, तो उसके लिए हमने पहले बताया था कि दो कमीशन बड़े महत्व के हैं। तो पहला है सरकारी आयोग, 3 सदस्यीय कमीशन था जिसके हेड थे रणजीत सिंह सरकारिया। और सरकारी आयोग ने कहा कि भारत में एक शक्तिशाली संघीय सरकार की आवश्यकता है, इसीलिए भारत में संघ में कोई भी बदलाव किया जाए तो उससे संघ सरकार की शक्तियों में कटौती न की जाए। क्योंकि जब राजमन्नार कमीशन आया था या उसके पास अकाली दल ने कुछ प्रस्ताव रखी थी, तो संयोग की बात है क्षेत्रीय दलों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि भारतीय संविधान में संघ सरकार को थोड़ा कमजोर किया जाए। सरकारी कमीशन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता जिस संविधान की नींव रख रहे थे वो इतनी गंभीर गलती नहीं कर सकते। वो बड़े बुद्धिमान थे, वो बड़े दूरदर्शी थे। तो जो समस्याएं संविधान निर्माताओं ने देखी थी वो समस्याएं भारत में भी बनी हुई है। इसलिए सरकारी कमीशन इसलिए कहा कि अनुच्छेद 356 संविधान में रहना चाहिए, अनुच्छेद 356 होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाएं आवश्यक है। अखिल भारतीय सेवाएं आवश्यक हैं। केंद्रीय योजनाएं भी आवश्यक हैं। केंद्रीकृत नियोजन आवश्यक है। और यहाँ तक कि संघ सरकार को राज्यों में केंद्रीय बल भेजने का भी अधिकार है। संघ सरकार राज्यों में केंद्रीय सैनिक बल भेज सकता है। इसका मतलब है कि सरकारी कमीशन ने कहा कि अगर कोई ये समझे कि भारत में संघ सरकार को कमजोर किया जाना चाहिए तो ये समर्थन नहीं किया जाएगा। तो सरकारी कमीशन ने बड़ी स्पष्ट बात कह दी कि भारत में संघ सरकार शक्तिशाली रहेगी, और संघ सरकार के शक्तिशाली होने से ये सोचा जाए कि राज्य कमजोर हो जाएंगे तो बात ठीक नहीं है। संघ पूरे शरीर जैसा है, जब पूरा शरीर शक्तिशाली होगा तो हाथ और पैर कमजोर थोड़े होंगे, हाथ और पैर भी तो शक्तिशाली होंगे। लेकिन आप पूछेंगे कि इसका मतलब है संघ सरकार के शक्तिशाली होने का समर्थन सरकारी कमीशन ने किया, तो क्या राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन नहीं किया? क्योंकि संघीय ढांचे में शक्तिशाली राज्य और शक्तिशाली संघ एक साथ साथ हो सकते हैं। इसलिए हमारे संविधान में अमेरिका के मॉडल कल्पना न की जाए। तो कमीशन ने यह भी कहा कि अब चूंकि हमारे यहाँ संघीय ढांचा है इसलिए राज्यों को स्वायत्तता भी मिलनी चाहिए। तो कमीशन ने राज्यों की स्वायत्तता का समर्थन किया, क्योंकि संघीय ढांचे का मतलब ही है यानी संघ कोई प्रशासन का सिद्धांत नहीं है, ये संविधान का सिद्धांत है, एक फिलॉसफी है, दर्शन है, इसके साथ शक्ति की साझेदारी की गई है। हमने इतने बड़ी विविधता को एक बना रखा हुआ है। इसलिए ये बात सरकारी कमीशन ने की कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाए। मुख्यमंत्री से यानी जिस भी राज्य के मुख्यमंत्री में हमें कहीं भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श कर लें, ये होना चाहिए। कमीशन ने ऐसा कहा। कमीशन ने यह भी कहा कि राज्यपाल एक विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए, जिसका स्थानीय दलीय राजनीति से संबंध न हो। कमीशन ने यह भी कहा कि 356 का प्रयोग आखिरी विकल्प के रूप में होना चाहिए।
यानी ऐसा नहीं हो कि 356 का प्रयोग राजनीतिक हितों के लिए हो, प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में हो। इसका मतलब है कि जब सरकार बनने की कोई संभावना न हो तो 356 का प्रयोग होना चाहिए। यानी और अनुच्छेद 200 में अगर राज्यपाल किसी विषय को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्णय 4 महीने के भीतर होना चाहिए। चार महीने के भीतर होना चाहिए। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति हाँ कहे या ना कहे, वो 4 महीने के भीतर तय हो जाना चाहिए। अब 4 महीने के भीतर का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति हाँ ही कह देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10-10 साल तक कोई विधेयक लटकाए रहिए, ना हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, गौतम बुद्ध बन गए हो। तो गौतम बुद्ध से जब अपने ज्ञान की प्राप्ति की खोज में थे और उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनसे लोग सवाल पूछते थे कि प्रभु बताओ ईश्वर है कि नहीं, आत्मा है कि नहीं है, तो मुस्कुरा देते थे। उनको लगता था ये सब अज्ञानियों के सवाल है, तो हाँ ना कहने के बजाय मुस्कुरा देते थे। तो राष्ट्रपति गौतम बुद्ध नहीं बनना चाहिए, उसको बता देना चाहिए भाई हाँ कह रहे हो ना कह रहे हो, कम से कम अनिश्चितता की स्थिति खत्म हो जाए। और कहा भी जाता है कि राष्ट्रपति ने जो पहला विधेयक आरक्षित किया था केरल राज्य का, वो था केरल एजुकेशन बिल। 10 साल तक आरक्षित कर रखे गए और केरल में ही पहली बार अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग हुआ था। दोस्तों याद दिला दें, 356 का पहला प्रयोग आजाद भारत में पेप्सू राज्य के खिलाफ किया गया था, लेकिन वो दुरुपयोग नहीं था। लेकिन पहला दुरुपयोग केरल में किया गया 1957 में, तो वो दुरुपयोग था। उस समय केरल के मुख्यमंत्री थे, साम्यवादी दल की सरकार थी। पहली बार भारत में साम्यवादी दल की सरकार केरल राज्य में बनी और संयोग की बात है आज भी केरल में साम्यवादी दल की सरकार है। और उस समय के मुख्यमंत्री थे EMS नमूदरीपाद। तो यहाँ पे राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए, ये भी सरकारी कमीशन ने कह दिया। सरकारी कमीशन ने कहा कि राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए, राज्यपाल विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए, राज्यपाल के नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री से परामर्श कर लीजिए। और राज्य, ये भी सरकारी कमीशन ने कहा, इसका मतलब है कि राज्य बराबर के हकदार है तो उनकी भी हम हितों का सम्मान करें। और उसके बाद कमीशन ने यह भी कहा कि सबसे बड़ी बात है कि भारतीय संविधान केवल शक्तियों के विभाजन की बात नहीं करता, बल्कि संघ राज्य के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दिया जाए, सहकारिता को भी आगे किया जाए। जब सहयोग बढ़ावा दिया जाए इसका मतलब है, इसलिए कमीशन ने कहा कि अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण हो जाए, जिसका निर्माण कर दिया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। और अगर संसद समवर्ती सूची पर किसी विधि का निर्माण कर रही है, समवर्ती सूची पर विधि निर्माण से पूर्व राज्यों से परामर्श होना चाहिए। राज्यों से परामर्श होना चाहिए। तो सहयोग की आवश्यकता है। और कमीशन ने तो ये भी कहा कि राज्यों को ज़्यादा से ज़्यादा वित्तीय सहायता दी जाए, इसीलिए बल्कि एक अलग आयोग भी बनाया जाए कि राज्यों को सभी केंद्रीकरों के विभाजन का हिस्सा चाहिए, जो फिलहाल हो चुका है, विभाजन का हिस्सा दिया जाए। इसका मतलब है कि क्योंकि संघ राज्य दोनों का पर्पस एक ही है, कल्याण करना, आम जनता को कल्याण करना, इसे सरकारी कमीशन ने कहा कि अगर हमारे यहाँ राज्यों के अधिकार का दुरुपयोग किया गया, ये राज्य संघ के खिलाफ बोलते हैं, तो उसका बहुत बड़ा कारण क्या है? राजनीतिक। उसका कारण ऐसा नहीं कि संवैधानिक।
तो संविधान में परिवर्तन के बजाय हमारे यहाँ आम जनता की या नेताओं को इस प्रवृत्ति से बचना चाहिए कि वो संविधान का दुरुपयोग कर दें। इसे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में बात कही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि सवाल ये नहीं पूछा जाना चाहिए संविधान अच्छा है बुरा, ये सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर नागरिकों का चरित्र अच्छा है तो बुरे से बुरा संविधान अच्छा हो जाएगा, और नागरिकों का चरित्र बेकार है तो अच्छे से अच्छा संविधान बुरा हो जाएगा। इसलिए के.आर. नारायणन ने, पूर्व राष्ट्रपति थे, 2000 में कहा था कि भाई आप ये मत कहिए कि संविधान विफल हो गया या संविधान में खराबी आ गई। हकीकत की बात है कि संविधान चलाने वाले अपने अंदर देखें उनमें क्या समस्या है। इसलिए सरकारी कमीशन ने एक बीच का रास्ता लिया। तो जो क्षेत्रीय दल बार बार कहते हैं कि संघ सरकार शक्तिशाली है, संघ सरकार को कमजोर किया जाए, 356 हटा दिया जाए, अखिल भारतीय सेवा हटा दी जाए या अवशिष्ट शक्तियां संघ को दे दी जाए, वो ठीक बात नहीं है। यानी भारत में आज भी क्षेत्रवाद की, अलगाववाद की समस्या है। पूर्वोत्तर राज्य से लेकर असम तक समस्याएं हैं। तो उन समस्याओं का समाधान हम कैसे करें आपसी सहयोग से, तो सरकारी कमीशन ने बात कह दी। इसलिए आप देखो दोस्तों, जब भी हम संघ से संबंधित किसी सवाल का जवाब लिखते हैं, इसी 3 लाइन पर विचार करते हैं। आप प्रीवियस सवाल को देखोगे तो हमारे यहाँ शक्तिशाली संघ भी है, और शक्तिशाली संघ होना राज्यों के स्वायत्तता का विरोध नहीं है, और अंतिमतः संघ राज्य के बीच कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ज्यादातर प्रश्न आप देखोगे यूपीएससी की इसी 3 बिंदु पे टिकते हैं। तो संघवाद का कोई सैद्धांतिक सवाल होगा तो आपका जवाब ये 3 बिंदु में होगा। अब जरा अंत में पुंछी आयोग देख लिया जाए। अब पुंछी आयोग थोड़ा गठबंधन सरकार के समय बना था, इसलिए पुंछी आयोग ने थोड़ा सा राज्यों को ज्यादा शक्ति देने का समर्थन किया। वैसे पुंछी आयोग ने भी ये नहीं कहा कि संघ कमजोर हो जाए, क्योंकि संविधान की आत्मा का तो हर आयोग समर्थन करेगा। भाई आयोग संविधान नया थोड़ी लिखेगा। आयोग ऐसा थोड़ी कहेगा संसदीय शासन बदल दो, संघीय शासन बदल दो, ये तो आयोग कहेगा नहीं। संविधान का ये नहीं, आयोग इसलिए बनता है कि संविधान में थोड़े मोड़े बदलाव क्या किए जाए, कैसे परिस्थितियां बदल गई हैं उनको देखते हुए क्या नए प्रयोग किए जाए। तो ऐसा थोड़े डॉक्टर दोस्तों, आयोग मतलब है डॉक्टर। तो डॉक्टर के पास हम जाए तो पता चला कि इलाज करने के बजाय किडनी दिल ही निकाल ले। तो संविधान का किडनी है, संविधान का दिल है। भाई एक नस को निकाल के इधर उधर कर सकता है, ब्लड निकाल सकता है, चढ़ा सकता है। तो संविधान का भी दिल है, संविधान किडनी है। तो आयोग से ये कहा गया है कि भैया थोड़ा ब्लड उधर कर दो, संविधान किडनी को मत निकालो। तो पुंछी कमीशन ने भी कहा कि भाई हमारे यहाँ संघ सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए, इसमें तो कोई मतभेद ही नहीं है। हमारे यहाँ भी संघ सरकार शक्तिशाली होनी चाहिए, इसमें भी कोई मतभेद नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि राज्यों की, तो पुंछी कमीशन ने कहा कि कुछ चीजें कही। तो पुंछी कमीशन ने कहा, पहला, राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका बदला जाए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक समिति का प्रावधान होना चाहिए। यानी अभी तक होता क्या है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होगा तो बाकी, यानी अगर समिति होगी उसमें सभी दल के लोग आ सकते हैं, लोकसभा स्पीकर भी आ सकता है, प्रधानमंत्री भी आ सकता है, विपक्षी दल का नेता भी आ सकता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा की है तो नियुक्ति ज्यादा अच्छी होगी। और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कार्य न करे। हमारे संविधान में लिखा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद का मतलब इच्छा, प्रसाद पर्यंत तक कार्य करता है
इसमें संशोधन किया जाए, ये संविधान में लिखा गया है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। देखिए दोस्तों, प्रसाद पर्यंत का मतलब है प्रसाद, प्लीजर। आप जानते हो पूजा वगैरह में प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद देने वाले की मर्जी पर होता है, लेने वाले की मर्जी पे नहीं। हम तो चाहते हैं प्रसाद में फ्रूट मिले, लेकिन देने वाला केवल आटा देता है। तो ये प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राज्यपाल कब तक अपने पद पर बना रहेगा, ये राष्ट्रपति की इच्छा है। तो राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब राष्ट्रपति सलाह करता है मंत्रिपरिषद के हिसाब से। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति कहे, या राष्ट्रपति तो हमेशा मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा। तो राष्ट्रपति कहे भैया इस राज्य में 356 लगा दो। अब राष्ट्रपति राज्यपाल से कहे मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलो, और राज्यपाल ना बोले। राष्ट्रपति कहे ये विधेयक रोक लो, अनुच्छेद 200 का यूज करो, राज्यपाल कहे नहीं करूंगा, तो राष्ट्रपति उसको हटा देगा, क्योंकि संविधान में लिखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल कार्यकाल 5 साल होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वह राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि जब भी राष्ट्रपति राज्यपाल को हटाना चाहे तो राज्यपाल के हटाने का कारण नहीं बताया जाएगा, क्यों हटाया गया, यानी राज्यपाल के हटाने कोई आधार नहीं बताया जाएगा, भाई इच्छा है। प्रसाद पर्यंत का मतलब है कि हमारे अंतर्गत हमारा कोई सेवक कार्य कर रहा है, तो सेवक को हमने काम से हटा दिया। अब सेवक ये नहीं पूछ सकता क्यों हटा दिया, भाई हमारी इच्छा है, प्रसाद है हमारा। तो पुंछी कमीशन ने कहा नहीं भाई, ये सिद्धांत है जो राज्यपाल को हमेशा राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में बना के रखेगा। तो ये ऐसी तलवार है जिससे राज्यपाल हमेशा डरता रहेगा कि अगर बॉस की इच्छा नहीं मानी फिर तो हटा दिया गया। इसमें संशोधन किया जाए। और पुंछी आयोग ने तो यह भी कहा कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए विधानसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाए। ये भी कह दिया कि अगर राज्यपाल को पद से हटाना है तो विधानसभा प्रस्ताव पारित करे, ठीक वैसे जैसे हमारे राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। हमारे राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए दोनों सदन प्रस्ताव पारित करते हैं, तो राज्यपाल इसे न हटाए। इसलिए आप देखेंगे पुंछी कमीशन ने कहा कि संघ सरकारी होनी चाहिए, लेकिन राज्य की स्वायत्ता बनाए रखो भाई। और पुंछी कमीशन कई बातें तो बिल्कुल सरकारी कमीशन जैसी है। पुंछी कमीशन ने भी कहा किसी विधेयक को यदि राज्यपाल राष्ट्रपति की राय के लिए आरक्षित करता है तो 4 महीने के भीतर निर्णय कर दे, 4 महीने के भीतर बता दे कि भाई अनुमति देगा नहीं देगा। ये निर्णय 4 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, ये भी पुंछी कमीशन ने कहा, जो बिल्कुल सरकारी कमीशन जैसा था। और पुंछी कमीशन एक बात और कहता है कि अगर कहीं पर अनुच्छेद 356 लागू हो तो स्थानीय राष्ट्रपति शासन का अनुशंसा की। पुंछी कमीशन ने कहा कि 3-4 महीने के लिए, अगर मान लीजिए क्योंकि कई बार किसी क्षेत्र में सांप्रदायिक दंगा हो गया तो वैसे तो अनुच्छेद 356 संविधान की विफलता पे लगेगा, कहीं सांप्रदायिक दंगा हो गया, कहीं कोई समस्या हो गई, तो भाई समस्या अगर 2 जनपद में हुई तो पूरे राज्य में 356 क्यों लगे। तो 3 महीने के लिए 2-3 जनपद में 356 लग जाए, ऐसा पुंछी कमीशन ने कहा। तो कहा जाता है, इसे कहते हैं स्थानीय राष्ट्रपति शासन। तो 3 महीने के लिए किसी जनपद विशेष में या 1 या 2 जनपद में राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर दिया जाए, जिससे, क्योंकि अब ठीक बात है कि पंथ निरपेक्षता संविधान का उल्लंघन है, तो सांप्रदायिक दंगा एक जनपद में हुआ तो पूरे राज्य सरकार को बर्खास्त क्यों किया जाए।
तो उस जनपद में अनुच्छेद 356 लगा दिया जाए। और पुंछी कमीशन ने यह भी कहा, क्योंकि पुंछी कमीशन ने बताने का प्रयास किया कि राज्यों को ज्यादा शक्ति दी जाए, क्योंकि जब हम स्वायत्ता की बात करते हैं इसका मतलब है संघवादी व्यवस्था में राज्यों को स्वायत्ता अपने आप मिली हुई है। संघवादी व्यवस्था में तो राज्यों को सीधे शक्तियां 7वीं अनुसूची से है, तो जो शक्तियां सीधे 7वीं अनुसूची से है उनमें तो संघ सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यही तो स्वायत्ता है। स्वायत्ता का मतलब है मैं अपने घर में स्वायत्त हूं कि मैं क्या कपड़ा पहनूं। स्वायत्ता का मतलब ऐसा थोड़ी मैं परिवार से अलग हो गया, लेकिन अगर मैं अपने घर से अलग हूं तो मैं डिसाइड करूंगा मैं क्या कपड़ा पहनूं, कहां जाऊं, कहां रहूं। ऐसी ही स्वायत्ता राज्यों को दी जानी चाहिए जो संविधान से उन्हें दी गई है। तो संघ सरकार उसे छीनने का प्रयास न करे। उसके बाद पुंछी कमीशन ने यह भी कहा कि सहयोग तो बढ़ना ही चाहिए, और कभी किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति लेके, क्योंकि कई बार लफड़ा होता है, और किसी एक विधानसभा में किसी एक दल को बहुमत न मिला तो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, ये भी विवाद होता है। अभी आपने देखा होगा कि केरला में, कर्नाटका में इस बात को लेकर विवाद था, क्या राज्यपाल को विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की नियुक्ति करनी चाहिए। इस बारे में पुंछी कमीशन ने कहा कि राज्यपाल को वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। राज्यपाल को वाइस चांसलर की नियुक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये खास बात है कि यहाँ पे कहा कि भाई राज्यपाल वाइस चांसलर क्यों अपॉइंट करेगा, मुख्यमंत्री को अधिकार दिया जाए। ये पुंछी कमीशन ने कहा है, और शायद पश्चिम बंगाल ने, केरल ने पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन पढ़ लिया, इसलिए उन्होंने कह दिया भैया राज्यपाल महोदय आप वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट नहीं करोगे, क्योंकि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में अब विचारधाराएं होती हैं। अब कम्युनिस्ट सरकार है तो अपने साम्यवादी आदमी को रखेगी, बीजेपी के लोग तो आरएसएस समर्थक है, तो विचारधाराओं के संघर्ष भी तो है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि पुंछी कमीशन ने ये भी कहा कि जिस राज्य में किसी एक दल, जिस राज्य की विधानसभा में किसी एक दल का बहुमत न हो, तो वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए ये क्रम फॉलो करना चाहिए। संयोग की बात है कि सरकारी कमीशन ने भी कहा है। अब ये मुद्दा दोस्तों अलग है, कमीशन ने कहा तो है लेकिन राज्यपाल मानता नहीं। अब ये एक विडंबना है, इसलिए आप देखेंगे सब चीज लिखने से काम थोड़ी चल जाएगा, और लोकतंत्र में कुछ परंपराएं भी तो होनी चाहिए दोस्तों। देखो हमारे घर में परंपरा होती है, कम से कम बच्चा पिता के ऊपर हमला नहीं करता, ये परंपरा ही तो है, लिखा थोड़ी गया है। इसे लोकतांत्रिक शासन में भी इतनी परंपराएं होनी चाहिए। अब देखो ब्रिटेन में दोस्तों कुछ भी नहीं लिखा गया है, परंपरा, संविधान लिखा ही नहीं गया, कमाल का देश है, फिर भी शासन चल रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, कम से कम इतनी परंपराओं का विकास तो हम करें। कम से कम इतनी परंपरा का विकास करने में हर बात पे लड़ते झगड़ते न रहे। तो लेकिन हमारे यहाँ अब कमीशन ने कहा तो है कि जिस किसी राज्य में एक दल का बहुमत ना हो तो वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होनी चाहिए। पहला कि गठबंधन के नेता को आमंत्रित किया जाए, यानी जहां किसी एक दल का बहुमत ना हो वहां गठबंधन के नेता को आमंत्रित किया जाए। और गठबंधन में होता है चुनाव पूर्व, प्री इलेक्टोरल अलायंस और पोस्ट इलेक्टोरल। तो पहले चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता को
और उसके बाद ये सरकार न बना पाए तो फिर सबसे बड़ा दल जिसका अन्य दल सहयोग करे, सबसे बड़ा दल अन्य दलों के सहयोग सरकार बनाए, या फिर चुनाव बाद होने वाले गठबंधन के नेता को दोस्तों बस इतना फर्क है कि चुनाव बाद जो गठबंधन होता है वो सत्ता बनाने के लिए होता है। चुनाव के पहले का जो गठबंधन है इसका मतलब विचार कुछ मिलते हैं तो हमने गठबंधन किया है। इसलिए कुल मिला के दोनों कमीशन ने कहा है कि राज्यों की स्वायत्तता होनी चाहिए, शक्तिशाली संघ होना चाहिए, संघ राज्य के बीच सहयोग होना चाहिए। इसीलिए जब भी हम कोई संघवाद से कोई प्रश्न आपको आ जाए लिखने को तो हमेशा दोस्तों 3 पॉइंट पे हम लिखते हैं कि शक्तिशाली संघ भी होना चाहिए, राज्यों को स्वायत्तता मिलनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है संघ राज्य के बीच सहयोग होना, सहकारिता सहयोग, यही संघवाद का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। सॉरी, संघवाद का मूल सिद्धांत है। तो ये मान्यता है संघवाद की। अब जरा देखें, अगर दोस्त देखें, इसी से हमारे संघवाद का चैप्टर समाप्त। और अब हम आएंगे दोस्तों संसदीय शासन में, और हमने फिर कहा कि संसदीय शासन में भी आएंगे तो हम तमाम ऐसे मुद्दों को देखेंगे जो यहाँ हमने उल्लेख किया है। इसलिए थोड़ा सा हमें आगे बढ़ने दीजिए। तो जो भी आप सवाल पूछेंगे सारे सवाल का जवाब मैं एक साथ दूंगा और बहुत सारे सवाल के जवाब तो आपको मिलते चले जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन जब एक बार हम पूरे पाठ्यक्रम को खत्म कर लेंगे तो जरूर हम प्रश्न उत्तर के सेशन में आएंगे। तो दोस्तों अब हम शुरू कर सकते हैं संसदीय शासन। तो हमें लगता है संघीय शासन का चैप्टर यहीं खत्म कर दें, अब संसदीय शासन पर आ जाएं। यानी अब हमारे सिलेबस का एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू होगा, संसदीय शासन। और हमने फिर कहा कि संसदीय शासन में पढ़ेंगे तो संघात्मक शासन की चर्चा हो जाएगी। चीजें बड़ी मिली जुली हैं, बड़ी इंटर रिलेटेड हैं। तो संसदीय शासन पढ़ने से पहले यही शुरू कर लें कि संसदीय शासन है क्या। फिर आएंगे राज्यसभा पर, लोकसभा पर, संसदीय समितियों पर, फिर आएंगे स्पीकर पर, दल बदल अधिनियम पर, संसदीय कार्यवाही पर, संसदीय विशेषाधिकार पर। तमाम इसमें टॉपिक है जो आपके सिलेबस में लिखे भी गए हैं और जो कुछ नहीं लिखे गए हैं वो भी हम देखेंगे क्योंकि उसी में समाहित है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे संसदीय शासन। अब हम देखेंगे संसदीय शासन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब संसदीय शासन दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इस संसदीय शासन को अपनाया। और संयोग की बात है संविधान में अगर आप पूछेंगे सर ये बताओ कि संविधान में कहीं संसदीय शासन का उल्लेख है तो उत्तर नहीं। बड़ी दिलचस्प कहानी ये है, इसे मैं बार बार कहता हूं संविधान केवल आर्टिकल नहीं है, फिलॉसफी है, सिद्धांत है, विचारधारा है। हैरानी की बात यह है उच्चतम न्यायालय कह रहा है कि संघीय शासन संविधान का आधारभूत ढांचा है। संघीय शासन शब्द संविधान में है ही नहीं। और उच्चतम न्यायालय यह भी कह रहा है कि संसदीय शासन भी संविधान का आधारभूत ढांचा है। और कमाल की बात है संसदीय शासन का उल्लेख भी संविधान में नहीं है। बड़ी दिलचस्प बात है, संसदीय शासन का उल्लेख भी हमारे संविधान में नहीं है। इसका मतलब है कि संसदीय शासन का नाम तो नहीं लिखा गया है लेकिन जो विशेषताएं दी गई हैं वो संसदीय शासन की हैं, क्योंकि हमने इंग्लैंड से संसदीय शासन लिया है लेकिन बिल्कुल इंग्लैंड जैसा नहीं है। तो जरा देखें कि संसदीय शासन में सिद्धांत कैसे चलता है, शासन कैसे चलता है। और ये भी आपको बता दें दोस्तों, संसदीय शासन एक तरफ है, दूसरी तरफ अमेरिका का अध्यक्षीय शासन है। दोनों की भी तुलना करेंगे क्योंकि हमारे संविधान में तो हमारे सेक्शन में लिखा गया विश्व का संविधान,
तो हम जब एक संविधान को पढ़ते हैं दूसरे संविधान की तुलना करते चले, इसलिए भारतीय संघ की बात कही, कनाडा की तुलना की, अमेरिका की तुलना की, यही तो तुलनात्मक संविधान। तो अमेरिका की तुलना करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करें संसदीय शासन से। तो दोस्तों, ये पूरा संसदीय शासन, अध्यक्षात्मक शासन, एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, ये डिवीजन लोकतांत्रिक देशों के लिए लागू होते हैं, बात याद रखना। यानी अगर आप पूछोगे चाइना में सर बताओ क्या है, चाइना में आजकल साम्यवादी पार्टी का अधिवेशन चल रहा है, तो अगर आपके मन में आ जाए सर ये बताओ चाइना में कौन सा शासन है, संसदीय अध्यक्षी। चाइनीज कहते हैं बेकार की बातें, ये सब पूंजीवादी सिद्धांत है, ये सब बेकार की बातें मत करना। यानी साम्यवादी ऐसा डिवीजन मानते ही नहीं, ये तानाशाह होते हैं, लोग गैर लोकतांत्रिक होते हैं, उनके शासन में संसदीय अध्यक्षी, एकात्मक, संघात्मक, ये सब डिवीजन नहीं चलता, सेपरेशन ऑफ पावर, सब बेकार की बातें हैं। तो आप चीनी से पूछेंगे भैया बताओ तुम्हारा शासन संसदीय है, तो चीनी कहेगा कहां से पढ़ के आए हो, तो हम बता देंगे कि पॉलिटी पढ़ के आए हैं, अमेरिका को देखा, इंग्लैंड को देखा, भारत को देखा, हम सब तो तुमसे ही पूछ ले। जिन्होंने कहा तुम लोग बूझी पूंजीपति हो, बुर्जुआवादी हो, बेकार की बात करते हो। कैसा संसदीय शासन, कैसा अध्यक्षीय शासन? ये शासन है गरीबों का, मजलूम का। तो दोस्तों कहने का मतलब है ये पूरा डिवीजन लोकतांत्रिक देशों के लिए ही लागू होता है, तानाशाही गैर लोकतांत्रिक देशों में ये सब बेकार की बातें हैं, इन सबका कोई मतलब नहीं है। अब जरा दूसरी बात पर है, दूसरा मुद्दा ये है कि संसदीय शासन है क्या, जरा देखें जाए। पहला, जहां अब सवाल यह है कि लोकतंत्र, एक शासन, लोग फिर बेसिक बात शुरू करें। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन, लोक और तंत्र, जहां हमारा ही शासन हो, जहां जनता का शासन हो। लेकिन दोस्तों ये भी आप याद रखो, अब जहां हमारा शासन हो, जो जनता का शासन हो जाए, तो एक बड़ी व्यवहारिक समस्या है। ग्राम सभा में तो हम लोगों को बैठा लेंगे, चलो भाई आ जाओ, बैठ जाओ, सब बताओ क्या होना चाहिए। लेकिन इतने बड़े देश में कैसे लोगों को बैठाए? तो लोकतंत्र के सिद्धांतकारों ने एक बीच का रास्ता खोजा। उन्होंने कहा भाई देखो, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, तंत्र का मतलब सरकार, शासन, प्रशासन, तंत्र, लोक का मतलब जनता, तो जहां जनता का शासन लोकतंत्र है। लेकिन हवाला ये दिया गया कि देखो भारत की जनसंख्या 140 करोड़, और अब 140 करोड़ लोगों का सीधा शासन कैसे होगा? अब इनको बैठाया कहाँ जाए? पहली बात, कौन सा स्टेडियम बनाया जाए? अच्छा बैठ भी गए तो बात क्या करेंगे? कौन से लाउड स्पीकर लगाया जाए जो सब लोगों की बात तो पहुंचा दिया जाए? और सब लोग अपनी बात कहेंगे, कब तक कह पाएंगे भी तय नहीं है। यानी हकीकत तो ये हम बड़ी क्लासरूम में भी अपनी बातें सब तक नहीं पहुंचा पाते। इसीलिए लोगों ने कहा कि भैया देखो, लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन। तो लोकतंत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, ये शाब्दिक मतलब है सभी का शासन, लेकिन उसका व्यवहारिक मतलब कहा गया कि देखो भाई जनता के इच्छा का शासन। इसका मतलब है, और जनता की इच्छा कैसे पता चलेगी? निर्वाचन होगा। निर्वाचन कितने साल के लिए होगा? 5 साल के लिए होगा। तब निर्वाचन होगा तो जनता से पूछा जाएगा भाई बताओ इच्छा किसको देना चाहते हो? कमल को देना चाहते हो, हाथी को देना चाहते हो, साइकिल को देना चाहते हो? तो जनता अपनी इच्छा दे देगी। इसीलिए बात ध्यान में रखने की है कि जो हमारे यहाँ लोकतंत्र है उसमें आम जनता जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है, और जनप्रतिनिधि 5 साल तक हमारी इच्छा पूरी करते हैं। इसका मतलब है लोकतंत्र में जनता ही शक्ति का मूल केंद्र है। अब सवाल है कि हमने किसी को 5 साल के लिए शासन दिया, भैया शासन ने उधार दिया, शासन के स्वामी तो हम हैं। दोस्तों लोकतंत्र में मालिक तो जनता ही है। अब मालिक जनता है और 5 साल के लिए हमने अपनी गठरी दे दी कि भैया मनोज तिवारी ले जाके देखो, भाई दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी है इधर के,
आप जाओ मनोज तिवारी, आप जाओ, हमने आपको इच्छा दे दिया, लेकिन पता चला कि मनोज तिवारी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहे हैं। पहली बात इसलिए कहा जाता है कि देखिए, लोकतांत्रिक शासन जवाबदेहिता का है, यानी जो हमारे सांसद हैं हमारी इच्छा को ध्यान में रखेंगे, हमारे पर जवाबदेह होंगे। दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी बात है। अब देखो, 5 साल बाद जब सांसद जनता के सामने जाता है तो जनता पूछती है, भैया ये वादा किए थे पूरा किया? ये तो अकाउंटेबिलिटी है। इसीलिए हमने शासन का एक ऐसा तरीका अपनाया जहां पे प्रतिदिन की जवाबदेही हो। संसदीय शासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। और कौन उत्तरदायी होगा? उत्तरदायी होगा मंत्रिपरिषद, उत्तरदायी होगी कार्यपालिका। अब आपके मन में दोस्तों ये सवाल होगा कि सर ये बताओ, मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिपरिषद क्या है? तो कार्यपालिका में इसका जवाब आके आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी संसद हम पढ़ रहे हैं, हम हर चीज पर आएंगे एक एक करके। तो संसदीय शासन का मर्म क्या है कि पहला, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। प्रतिदिन का उत्तरदायित्व कौन? कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यही याद रखो दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग, भाई प्रधानमंत्री परिषद का मुखिया, कैप्टन है, बॉस हैं मोदी जी, तो हम बॉस से कहेंगे कि भाई लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो। लोकसभा में बैठे लोग हैं, हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहेंगे भाई आप हमारे प्रति उत्तरदायी रहिए। और उत्तरदायी ये नहीं कि 5 साल में हम बताएंगे, भाई ऐसा नहीं कि 5 साल में आप आना तो हम बता देंगे कि आपको हम वोट देंगे नहीं देंगे, आपने इच्छा पूरी की नहीं, नहीं 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 नहीं, हम तो रोज ही इनसे पूछेंगे। कैसे पूछेंगे? अभी अब देखो, संसद का सत्र चल रहा है, अब सांसद उसमें हंगामा मचा रहे हैं। सांसद कह रहे हैं भैया ये सब अडानी का मामला क्या है, बताओ हमें। ये सरकार से हम रोज रोज पूछेंगे, महंगाई कैसे बढ़ा दी बताओ, बेरोजगारी क्यों है बताओ। यानी संसद की कार्यवाही इसलिए चलती है कि आम जनता जो हमारी इच्छा को रिप्रेजेंट करती है, आम जनता सरकार से, कार्यपालिका से, मंत्रिपरिषद से रोज रोज सवाल पूछे, रोज रोज से रिपोर्ट कार्ड मांगे कि भाई बताओ आपने क्या किया, यानी क्या हुआ तेरा वादा। एक सॉन्ग नहीं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम हुई वो इरादा। तो भैया हम रोज रोज पूछेंगे। इसीलिए ये कहा जाता है कि संसदीय शासन के का जो सिद्धांत है, प्रतिदिन का उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता। उत्तरदायित्व दोस्तों कितनी बड़ी बात है, इसलिए कहा भी जाता है। कई बार आप देखो, IAS ऑफिसर, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों में समस्या क्या होती है, आप याद रखो, जब आपको लाइफ टाइम सिक्योरिटी मिल जाए, आपको कह दिया जाए कि भैया आप शासन में चले गए और आपको चिंता करने की बात नहीं है, तो लापरवाह हो जाते हैं। यहां तो रोज रोज पूछा जाएगा, अबे आपने क्या किया, बताओ आपने क्या किया। प्रतिदिन का उत्तरदायित्व होगा। और सबसे बड़ी बात, और अब जब लोकतंत्र की बात आई तो ये मामला दिया गया कि आखिर में पावर किसमें दिया जाए, जनता की इच्छा किसमें ट्रांसफर की जाए। सरकार चलाने का अधिकार व्यक्ति में होना चाहिए, समूह में होना चाहिए। तो हमारे संसदीय शासन के सिद्धांतकारों ने कहा, इसे संसदीय शासन किसका शासन है? इसे मंत्रिमंडल का भी शासन कहा जाता है, कैबिनेट का शासन। और कैबिनेट क्या है? मंत्रियों का समूह। और ने फिर कहा कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में क्या अंतर है, उसका उत्तर आगे आपको मिल जाएगा। लेकिन संसदीय शासन का सिद्धांत है कि दोस्तों, एक व्यक्ति के साथ में शासन शक्ति का केंद्र नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो सत्ता भ्रष्ट करती है और ज्यादा सत्ता ज्यादा भ्रष्ट करती है। पावर करप्ट्स,
एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो अब देखो चीन में सी जिनपिंग के हाथ में सारी शक्तियां आ गई हैं। अब उनके खिलाफ बड़ी आलोचना हो रही है कि जो कोविड के नियंत्रण का तरीका है उनका ठीक नहीं है। हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का शासन है, यानी याद रखो, और मंत्रिमंडल में अनेक मंत्री हैं। अब मंत्रिमंडल एक समूह है, व्यक्ति नहीं है। अनेक इसमें मंत्री हैं, अनेक मंत्री मिलकर निर्णय लेंगे सामूहिक। इसलिए ध्यान रखने की बात है, निर्णय एक व्यक्ति नहीं लेगा, सामूहिक निर्णय लेगा। और कई भी आते एक दिमाग से ज्यादा अच्छा 10 दिमाग सोचता है। भाई कोई निर्णय हमने ले लिया तो एक बार परिवार के सामने भी रख दे, ये सामूहिक डिसीजन होगा। कई बार बच्चे ही गलती करते हैं। भाई ठीक है, शादी ब्याह कर लो अपने से, लेकिन निर्णय एक बार सामूहिक भी ले लो। अपना ही निर्णय ले लिया, बाद में फिर मामला गड़बड़ा गया। इसीलिए संसदीय शासन का मतलब क्या है? मंत्रिमंडल सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा। बात ध्यान रखने की है। सामूहिक रूप में उत्तरदायी होगा लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप में नहीं। इसका भी इसलिए संसदीय शासन के लिए बड़ी अच्छी कहावत है, साथ साथ डूबते हैं साथ साथ तैरते हैं। अब देखो दोस्तों, जब हम कई बार फ्रिज का प्रयोग करते हैं तो उसका मतलब उपमात्मक होता है, उसका मतलब सही में नहीं होता। भाई कोई कवि है, गायक है, फिलोसफर है, वो उपमा में बात करता है, अमृत के समान बरसात हो रही है तो बरसात की बूंदे, लेकिन उसे कोई अमृत जैसा देख रहा है। तो जब हम ये कह रहे हैं सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या है, साथ साथ डूबते हैं साथ साथ तैरते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्लियामेंट हाउस में कोई स्विमिंग पूल है और वहां पे लोग तैरते हैं, उसके बाद फिर डूबते हैं। इसका मतलब है हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि केवल मोदी उत्तरदायी नहीं है, केवल अमित शाह उत्तरदायी नहीं है, केवल धर्मेंद्र प्रधान उत्तरदायी नहीं है, अकेले उत्तरदायी तो नहीं, सब मिलकर उत्तरदायित्व। कैसे? अब दोस्तों अजहरुद्दीन, जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, अब ऑस्ट्रेलिया से मैच जीत गए, तो कभी कप्तान की बात सुनिए, कप्तान कभी ये नहीं कहते कि मेरे कारण टीम जीत गई, या कप्तान ये भी नहीं कहते मेरे ही कारण टीम हार गई। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीम जीती तो भी श्रेय सबको जाता है, टीम हारी तभी श्रेय सबको जाएगा। और एक समय की बात है, अजहरुद्दीन हमारे टीम के कैप्टन हुआ करते थे, और अजहरुद्दीन बड़े एक सामान्य पृष्ठभूमि से आए हुए व्यक्ति थे, सामान्य परिवार से थे, तो बहुत अच्छी इंग्लिश और नहीं बोल पाते थे। तो अब विदेशों में पहली बार गए तो उनको किसी ने सिखा दिया, भाई देखो 2-3 लाइन सीख लो, यही बोल देना। तो जब वहां उनसे पूछा गया कि व्हाई यू विन द मैच, व्हाट वर स्ट्रेटजी, तो 2 लाइन जानते थे, उनका बॉयज प्लेड वेल, वी प्लेड वेल। तो फिर हर्ष भोगले थे कमेंटेटर, उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर फर्दर स्ट्रेटजी, उन्होंने कहा बॉयज प्लेड वेल, वी प्लेड वेल। इसका मतलब कोई भी चीज उनसे जब भी पूछा गया कि व्हाट अबाउट पिच, सी व्हाट अबाउट योर बॉलिंग परफॉर्मेंस, बैटिंग, इट मीन्स टू whom you are going to give credit more, again he replied boys played well, we played well। वैसे ही संसदीय शासन दोस्तों, इसका मतलब है अगर कोई विधेयक संसद में लाया गया, इसका निर्णय कैबिनेट करेगी, सामूहिक निर्णय होगा। अब मान लीजिए शिक्षा नीति आई, ये कैबिनेट का निर्णय है, कैबिनेट के सारे सदस्य इस नीति का समर्थन करेंगे। यही होता है सामूहिक रूप में तैरना, यानी एक मंत्री का कार्य ही समूचे मंत्रिमंडल कार्य है, समूचे मंत्रिमंडल कार्य एक मंत्री काम है, यही सामूहिक, ये साथ साथ तैरना। और अगर अब देखो कि बजट सेशन चल रहा है और हम बजट को अब देखेंगे भी आगे, कैसे बजट बनता है, कैसे सामान्य विधि बनती है।
बजट सेशन चल रहा है और यदि इसमें वित्त मंत्री अनुदान की मांग ला रहा है और वित्त मंत्री और अनुदान की मांग पारित न करा पाए, तब क्या होगा? केवल वित्त मंत्री नहीं जाएगा, सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों को त्याग पत्र देना पड़ेगा। इसलिए साथ साथ डूबते हैं। एक मंत्री गया, सारे मंत्री गए। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व है, ये संसदीय शासन का एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो पूरा मंत्रिमंडल टीम के रूप में काम करती है और इसलिए अगर कोई व्यक्ति, कभी आपने देखा नहीं होगा, जैसे हमारे यहाँ कृषि विधेयक पारित हुआ था, जब वो अधिनियम बन गया, जब राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, अधिनियम बन गया, एक्ट बन गया, तो बड़ा तमाम लोगों ने आलोचना कर दी, कृषि विधेयक ऐसा है, बेकार है। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा किसी मंत्री ने उसकी आलोचना की। हाँ, वरुण गांधी जैसे लोग सांसद थोड़ी बात बोल सकते हैं, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है मंत्रिमंडल के लिए है, सांसदों के लिए नहीं है। तो भाई अगर निर्णय ही सामूहिक रूप में लिया जाएगा, उत्तरदायित्व भी सामूहिक रूप में होगा। दूसरी बात भी है कि फिर अगली विशेषता क्या है? तो इसलिए हमने कहा कि साथ साथ डूबते हैं, साथ साथ तैरते हैं, उपमा है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व को प्रकट करने के लिए बात कही जाती है। और आप जानते हैं कि मंत्रिमंडल का शासन सामूहिक होता है, लेकिन जैसे क्रिकेट टीम का कैप्टन मूल होता है, भाई कैप्टन ही तय करेगा कि कौन बॉलिंग करेगा। अब ऐसा तो नहीं कि 11 खिलाड़ी मिलकर तय करेंगे, भाई बताओ किसको बॉलिंग दे दिया जाए। तो शासन समूह का होगा, फिर भी लीडरशिप एक व्यक्ति को दी जाएगी, कैप्टन तो होगा। इसलिए संसदीय शासन की अगली विशेषता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ मंत्रिमंडल में प्रथम की भूमिका का निर्वाह करता है। मंत्रिमंडल में प्रथम की भूमिका का निर्वाह करता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी इसी को बात कहा जाता है मंत्रिमंडल, यानी प्रधानमंत्री क्या होता है? समकक्षों में प्रथम होता है, फर्स्ट एमंग द इक्वल्स। ये संसदीय शासन की विशेषता है। यानी प्रधानमंत्री क्या है? इक्वल है, किसके? अमित शाह के। समकक्षों में, समानों में प्रथम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समकक्षियों है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास भी एक मंत्रालय है, कार्मिक मंत्रालय। गृह मंत्री के पास गृह मंत्रालय है, तो समकक्षी हो गए। जैसे हर मंत्री के पास इसे कहा भी जाता है प्रधानमंत्री तारों में चंद्रमा है, शिप का कैप्टन है, दूल्हे का बाराती है, बारातियों का दूल्हा है। तो जैसे आप देखोगे बारात में जाओ तो सबका ध्यान दूल्हे पे ही होता है। वैसे ही प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम है। प्रथम इसलिए कि भाई बाकी मंत्री ये तय नहीं करेंगे उनको क्या मिलेगा, ये तय प्रधानमंत्री करेगा। जैसे कैप्टन तय करेगा किसको बॉलिंग मिलेगी, किसको बैटिंग मिलेगी, और कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। कैबिनेट के मंत्रालयों का फेरबदल कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। वो इतना ही नहीं दोस्तों, कभी भी किसी मंत्री को कैबिनेट से निकाल दिया जाए तो मंत्रिमंडल बना रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर संयोग से प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो पूरा मंत्रिमंडल विघटित हो जाएगा। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों को फिर से शपथ लेनी पड़ेगी। जबकि कोई मंत्री की मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह पे दूसरा मंत्री आ जाएगा। इसीलिए प्रधानमंत्री समानों में पहली पोजीशन पर है, समकक्षों प्रथम है।
तो आप पूछोगे सर ये बताओ, अगर मान लो कि मंत्रिमंडल की बैठक के लिए प्रधानमंत्री नहीं उपलब्ध है, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर है, प्रधानमंत्री बीमार हो गया, जैसे एक बार मनमोहन सिंह की सर्जरी हो रही थी, तो अभी हुआ भाई अब मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करे, इसका निर्णय भी प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री बता देगा कि भाई हम अनुपस्थित हैं, तो गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, किसी को भी वो दायित्व दे सकता है कि वो उसकी अध्यक्षता करे। और इसीलिए प्रधानमंत्री की भूमिका संसदीय शासन में बड़ी महत्वपूर्ण की मानी जाती है, क्योंकि समकक्षों में प्रथम है, समानों में प्रथम है। ये संसदीय शासन की अगली विशेषता हो गई। और संसदीय शासन की विशेषताओं में अगला देखा जाए तो ये बात आप जानते हैं कि संसदीय शासन का मतलब है प्रतिदिन का उत्तरदायित्व। अब प्रतिदिन का उत्तरदायित्व है, इसका मतलब है कि दोस्तों प्रधानमंत्री को निश्चित कार्यकाल नहीं है, मंत्रिपरिषद का निश्चित कार्यकाल नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तब तक रहेंगे जब तक वो लोकसभा का विश्वास प्राप्त करते रहेंगे। ये खास बात है। इसका मतलब प्रतिदिन का उत्तरदायित्व है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को भी हटाया जा सकता है। और हमारे इस बात का इतिहास है कि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री हुए, 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री हुए, 5 साल के लिए प्रधानमंत्री हुए। और मोदी तो आप देख रहे हैं 10वां साल पूरा करने वाले हैं। इसका मतलब है कि भाई प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कैसे होगा, ये कैसे तय होगा? अगर लोकसभा में उसका विश्वास बना है तो रहेगा, इसको हटा दिया जाएगा। इसलिए कहा गया कि आखिर प्रधानमंत्री सत्ता से हटाया जाएगा, तो आखिर में इस संक्रमण को कैसे सुनिश्चित किया जाए? भाई देखो दोस्तों, सत्ता का अंतराल नहीं होना चाहिए, सिंहासन पर तो कोई बैठा होना चाहिए। तो संसदीय शासन में परंपरा स्थापित कर दी गई कि संसदीय शासन में कार्यपालिका दोहरी होगी। संसदीय शासन में दोहरी कार्यपालिका होगी, यानी एक होगा संवैधानिक प्रधान और वो कौन है? राष्ट्रपति। यानी और दूसरा है वास्तविक प्रधान या प्रशासनिक प्रधान। यानी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। यानी संसदीय शासन में चलिए 2 प्रकार की कार्यपालिका हो गई। इसे आप कह लो, राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष। एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष, एक होता है शासन का अध्यक्ष। और ये भी आपको याद दिला दे बच्चों कि जब हम दोहरी कार्यपालिका की बात करते हैं तो इन द्रौपदी मुर्मू महोदय संविधान से संवैधानिक प्रधान है। यानी हमारे यहाँ आप देखो दोस्तों, हम संविधान पढ़ेंगे भी, राष्ट्रपति की शक्तियां अलग से पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री को अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल तो यहाँ संसदीय शासन की बात कर रहे हैं। और हकीकत की बात तो ये है कि हमारे यहाँ सारे काम संविधान में हम देखेंगे। आप पढ़ोगे अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। क्षमादान कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्ररानी संवैधानिक प्रधान का मतलब है संविधान सारी शक्तियां किसको दे रहा है? द्रौपदी मुर्मू महोदय को। सारा काम द्रौपदी मुर्मू महोदय के कलम से होगा, सारा सिग्नेचर द्रौपदी मुर्मू का होगा। इसलिए सिंहासन पर वही बैठी हैं। लेकिन सवाल है दोस्तों, हकीकत की बात है कि हमारी अमूल शक्तियां तो मंत्रालय में होती है। भाई अब देखो, अब किसी को शिक्षा मंत्रालय से कोई काम है तो शिक्षा मंत्रालय में जाएगा,
यानी बात ध्यान में रखने का, राष्ट्रपति किसी मंत्रालय का मुखिया नहीं होता और प्रशासन मंत्रालय चलता है। अब मंत्रालय के मुखिया होने का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों? एक मंत्रालय का एक IAS ऑफिसर होता है, सचिव होता है, उसके नीचे तमाम सेक्रेटरीज होते हैं। यानी एक गृह मंत्रालय जैसे मंत्रालयों में तो कम से कम 50 IAS ऑफिसर होते हैं और 50 IAS ऑफिसर का बॉस होता है गृह मंत्री। ये समझो आप, यानी मंत्रालय का मुखिया होना अलग बात होती है और संयोग की बात है, राष्ट्रपति किसी मंत्रालय का प्रधान नहीं होता और न राष्ट्रपति कभी मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करेगा। यानी दोस्तों सारी शक्तियां तो हमारे यहाँ मंत्रालयों में है। इसलिए कभी आप देखना, आपके गांव से कोई, अगल बगल से कोई कहे कि मैं दिल्ली किसी काम से जा रहा हूं, तो उसे पूछ के देखना कि दिल्ली जा रहा है तो किससे मिलने जा रहा है। हैरानी की बात है, कोई राष्ट्रपति से नहीं मिलता। हाँ, राष्ट्रपति से अगर आपको मिलना है तो जाके अमृत उद्यान, पहले मुगल गार्डन था तो नाम बदला अमृत उद्यान, अमृत उद्यान में जाकर राष्ट्रपति के साथ फोटो वोटो खिंचा सकते हो, ये तो हो सकता है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि राष्ट्रपति के पास हम जाकर कहीं विश्वविद्यालय में अपॉइंटमेंट करवा ले, नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के पास जाकर कहीं नौकरी पूरी पाले, नहीं हो सकता। अरे राष्ट्रपति मंत्रालयों का मुखिया नहीं है, इसलिए पॉलिसी बनाने का काम प्रधानमंत्री उसकी टीम का है, विधि बनाने का दायित्व प्रधानमंत्री उसकी टीम का है, यानी सारा प्रशासन, अधिकारियों के नियुक्ति का दायित्व प्रधानमंत्री उनकी टीम का है। यानी दोस्तों, करता है तो कन्हैया नाम मेरा हो रहा है। करने वाला कौन है? मोदी जी। नाम किसका हो रहा है? द्रौपदी मुर्मू। सिंहासन पर कौन बैठी है? द्रौपदी मुर्मू। और सिंहासन की बागडोर किसके हाथों में है? प्रधानमंत्री के हाथों में। ये अंतर ठीक वैसा है जैसे कई बार आप देखोगे, आप जिस स्कूटी को चला रहे हो पता चला बापू के नाम से है, माँ के नाम से है, तो माँ उस स्कूटी की वास्तविक और प्रशासनिक प्रधान हो गई और हम क्या हो गए? सॉरी, माँ उस स्कूटी की संवैधानिक प्रधान है क्योंकि उनके नाम से स्कूटी है। बापू स्कूटी के संवैधानिक प्रधान है, जबकि जो स्कूटी को चलाता है वो उसका वास्तविक प्रधान है, उसके हाथ में स्कूटी है। इंग्लिश कई बार इसे लैटिन भाषा में डी फैक्टो डी जूरे, तो जो प्रधानमंत्री है वो डी फैक्टो है, वास्तविक शक्तियां उसके हाथ में है। यानी आप ये बात सुन के आपको बड़ी हैरानी लगेगी कि हमारा संविधान प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख नहीं करता। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, महत्वपूर्ण बात है, नोट करने लायक बात भी है कि हमारा संविधान ये नहीं कह रहा कि प्रधानमंत्री की शक्तियां दे रहा है। हमारा संविधान सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दे रहा है, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर वो शक्तियां प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के नाम पे सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग की जाती हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसलिए हम प्रधानमंत्री को कभी भी शासन सत्ता से हटा सकते हैं। लोकसभा हटा देगी। अब लोकसभा को, अगर लोकसभा प्रधानमंत्री को हटाती है तो सवाल ये है अगला प्रधानमंत्री कौन हो? इस बात को सुनिश्चित कौन करेगा? राष्ट्रपति। इसलिए सत्ता का अंतराल न हो, इसलिए हमने बना रखा है राष्ट्रपति को। इसलिए नेहरू की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने तुरंत राधाकृष्णन को प्रधानमंत्री बना दिया। इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो तत्कालीन राष्ट्रपति जानी झैल सिंह ने राजीव गांधी को नया प्रधानमंत्री बना दिया। इसलिए राष्ट्रपति का निर्माण किया गया है कि हमारे यहाँ तो मंत्री और राष्ट्र प्रधानमंत्री का पद कभी भी खाली हो सकता है और वो पद बिल्कुल खाली नहीं होना चाहिए, ये गारंटी कौन देगा? राष्ट्रपति। तो ये हमारे यहाँ संसदीय शासन की विशेषताएं हैं। यानी संसदीय शासन की विशेषता फिर से आप दोहरा दें तो ये उत्तरदायी शासन है, जहां प्रतिदिन का उत्तरदायित्व है। कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। यह मंत्रिमंडल का शासन है, यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व पाया जाता है। और दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, एक है संवैधानिक कार्यपालिका, दूसरी है वास्तविक। अब इस संसदीय शासन के साथ हम बाकी चीजें, लोकसभा कैसी है, राज्यसभा कैसी है, और अमेरिका का शासन अलग कैसे है, और ब्रिटेन का शासन भारत के संसदीय शासन से अलग कैसे है,
इन सब की बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।